एन बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यही होता है ना भाई। अब इसके लिए हमें किसका मान चाहिए, एल का, बी का और एच का। तो क्या प्रश्न में एल का, बी का और एच का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब अभी हम इसका क्या नहीं ज्ञात कर सकते, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उस दिए हुए की जगह सूत्र लगाएंगे और इक्वेशंस बनाएंगे बेटा। तो देखो पहले क्या दिया है, धनात्मक के विकर्ण की लंबाई। तो हम क्या धनात्मक के विकर्ण की लंबाई का सूत्र जानते हैं क्या? तो हाँ, हम धनात्मक के विकर्ण की लंबाई का सूत्र जानते हैं। तो लिख लेते हैं बेटा, धनात्मक के विकर्ण की लंबाई बराबर कितनी है बेटा, 11 से। अब घनात्मक के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहेंगे, देखो कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है, 19 है बेटा। तो एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है, 19 है। इसका भी दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो बेटा। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है। ऐसा हमने एक सरल समीकरण पढ़ रखी है, इसकी जैसी पढ़ रखी है। कैसी, आपको याद होगा कक्षा 9 के अंदर आप लोगों ने एक सरल समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसके बराबर हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पढ़ा था बेटा, ऐसा पर लोगों ने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इसके अनुसार विस्तार कर देंगे, इसको इसके अनुसार लिखना है। तो देखो ए की जगह क्या लिखना है, एल लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, बी लिखना है, और सी की जगह क्या लिखना है, एच लिखना है। तो लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2lb प्लस 2bc, bc का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे bh हो जाएगा प्लस 2ca, ca का मतलब हो जाएगा hn बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 के अंदर, यहाँ समीकरण नंबर 1 के अंदर किसका मान है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो हम रख देंगे बेटा, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, 121 लिख देंगे बेटा, प्लस अब जो बच गए उनके अंदर थोड़ा ध्यान से देखें, आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। तो कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एल बी
बी एच प्लस एच एल बचा बराबर 361। अब क्या करेंगे, इस 121 का पक्षांतर कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर क्या हो जाएगा 361 माइनस 121। अब 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 में से 121 जाएगा तो 240 बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये किसी चीज का फॉर्मूला है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हाँ हमने इस प्रकार का फॉर्मूला किस चीज का पढ़ा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी जगह क्या लिख दो? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू में कितना चलेगा? 240 240 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। पढ़ लोगे? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? जितना होगा उतना ही लिखना पड़ेगा ना, कितना सारा लिखवा दिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मोटा मोटा आपको दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा देख लो। सबसे पहले अपन को दिया गया था कि क्वेश्चन में कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है, तो हमने लिख दिया l प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू 19 सेमी। और दूसरा दिया गया था घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर 11 सेमी। ये हमें दिया हुआ था, हमें ज्ञात करना था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने क्या किया, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगा दिया। सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 11। ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। इसे हमने क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमारे पास जो दिया हुआ वो क्या था? एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा और इसका भी क्या कर दिया? मैंने वर्क कर दिया। वर्क करने पे क्या आ गया? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? ये वाली सरसमीका लगाई। यहाँ पे ये कैसी है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रूप है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो हमने इसका इस सूत्र के अनुसार हमने क्या कर दिया? इसका विस्तार कर दिया है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 19 का स्क्वायर 361 ऐसे आ जाएगा। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो क्या हो जाएगा? आपके पास समीकरण नंबर 1 में लिखा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 में भी लिखा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने क्या किया? समीकरण नंबर 1 से मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, और जो बचे हुए पद थे उनमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेके क्या बचा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बचा, और 361 जैसे जैसे। अब इस 121 को इधर ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा। 361 में से 121 को माइनस करते हुए कितना आ जाता है? 240। और ये जो बचा हुआ है वो वास्तव में क्या है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो हमने इसकी जगह लिख दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना आ गया? 240। समझ में आ गया अब? तो पढ़ लोगे अब? कौन बोल रहा है? नो सर। हाँ, क्या दिक्कत है? बोलो ना। तो
क्या समझ में नहीं आ रहा? दोबारा समझाए ना, कहा नहीं समझ में आ रहा वो बताओ ना। समझ में क्या नहीं आ रहा वो बोल। समझ में क्या नहीं आ रहा है वो बताना आपको कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है बोलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ठीक है, तो आपके पास एक कमरा है, उस कमरे का जो फर्श है वो कमरे का फर्श किसके जैसा है? वर्गाकार है। कमरे का फर्श कैसा है बेटा? वर्गाकार है। तो ध्यान रखना, वर्ग क्या होता है? वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बेटा? समान होती है। जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो कमरा है उस कमरे का फर्श कैसा है? वर्गाकार है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कमरे की जितनी लंबाई है उतनी ही क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो आप लिखेंगे वर्गाकार फर्श वाले कमरे की लंबाई। तो वर्गाकार फर्श वाले कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। और वर्गाकार फर्श वाले कमरे की चौड़ाई बराबर की कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी बेटा? बराबर होगी, क्योंकि फर्श कैसा है? वर्गाकार। अब कमरे में भरी हवा का आयतन कितना दिया है? 180 मीटर की। ये तो आपको दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है क्या? कमरे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे? कमरे में भरी हवा का क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? कमरे में भरी हवा के आयतन की जगह हम क्या लगा देंगे? इसका आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं कमरे में भरी हवा का आयतन बराबर 180। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे बेटा? इसकी जगह आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब कमरा किसके जैसा होता है? कमरा किसके जैसा होता है? कमरा होता है बेटा घनाभ के जैसा। कमरा किसके जैसा होता है? घनाभ के जैसा होता है बेटा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे आप। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या हो जाता है? MVH बराबर 180। अब लंबाई कितनी दी है? 6। चौड़ाई भी कितनी है? 6। और ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 180 बट्टे 6 गुना 6। 6 से काट लो, 6 3 18, फिर 6 से 6 पंजे 30। तो ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अगला क्वेश्चन पढ़ लो तो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या कह रहे हैं? अब देखो क्या करना है।
अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक दीवार बनानी है। अब दीवार काहे से बनानी है बेटा? ईंटों की सहायता से बनानी है। दीवार काहे से बनेगी? ईंटों से बनेगी। तो आप क्या करोगे, ईंटों की संख्या पूछी गई है, तो पहले आप लोग क्या करो, एक ईंट का आयतन भी निकाल लो और दीवार का क्या निकाल लो, आयतन भी निकाल लो। यानी कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार का आयतन निकालना है पहले, और उसके बाद क्या निकालेंगे, एक ईंट का आयतन। और ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या लगा देना, भाग लगा देना भाई। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं दीवार की लंबाई। तो दीवार की लंबाई कितनी बेटा, 44 मीटर। चौड़ाई नहीं बेटा, वो ऊंचाई है 1.5 मीटर। ध्यान से देखो 1.5 तो ऊंचाई है उसकी। दीवार की चौड़ाई बोल दो या दीवार की मोटाई बोल दो, एक ही बात है बेटा, है ना। 35 सेमी, हाँ कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे आगे। और ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो इकाई है, इकाई का मतलब ये सेमी और मीटर होता है ना, वो क्या है, इनकी इकाई होती है। अब वो इकाई क्या है, अलग अलग है। इन दो में तो मीटर है और इसके अंदर क्या है, सेमी है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ऐसे मीटर और सेमी चलता है, तो सबसे पहली बात कैलकुलेशंस करने से पहले, उनको कैलकुलेट करने से पहले आप उनकी जो इकाई है उसे समान बनाएंगे। या तो सबको मीटर में रखेंगे या फिर सबको सेमी में बनाएंगे। तो मैं इसको सेमी में बना लेता हूँ बेटा। सेमी में बनाने के लिए क्या होगा, मैं जानता हूँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। तो अपन को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4400 आ जाएगा सेमी। सॉरी, फिर ये तो पहले से सेमी है तो इसको तो बदलना है नहीं। अब 1.5 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ये आपके पास दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसके अंदर बन चुकी है, सेमी के अंदर। अब आप निकाल लेंगे दीवार का आयतन। सूत्र हो जाएगा FBH। तो 4400 गुणा 35 गुणा 150 सेमी क्यूब आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ईंट की लंबाई। अब हमें ईंट की लंबाई कितनी दी है बेटा, ईंट की 22, चौड़ाई कितनी दी है, 10 सेमी, और ऊंचाई, हाँ तो ऊंचाई दी है 7 सेमी। अब हम क्या निकालेंगे, एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। एक ईंट का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो सूत्र वही देगा LBH, यानी कि 22 गुणा 10 गुणा 7 सेमी क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया, पहले दीवार का आयतन निकाल लिया और फिर क्या निकाल लिया, एक ईंट का आयतन। अब हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। तो पूरा लिख लेते हैं, दीवार बनाने में लगी ईंटों की संख्या। क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना, यहां से मतलब
दीवार का आयतन है 4400 गुणा 35 गुणा 150 और एक ईंट का आयतन क्या है 22 गुणा 10 गुणा 7। अब इसे सोल्व कर लो। ये कट गया 2 बार तो 200 बार कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से 7 देखो 7 पंजे 35, क्या बचा बेटा 20 गुणा 5, 20 गुणा 5 कितना हो जाता है 20 पंजे 100 गुणा 150। अब 150 को 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 15,000। तो हमें दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता है 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब आप ये कह रहे थे कि सर यहाँ 85 है या 85 आएगा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 17 आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है तो उसको अपन सही कर सकते हैं। अगर यहाँ 85 है किसी की किताब में, 35 की जगह कितना है 85 है, तो यहाँ पे 7 की जगह 17 आएगा। और किसी बच्चे के यहाँ 17 है तो फिर यहाँ कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है बेटा। तो किताब में क्या है आपके मिसप्रिंट छपा हुआ है, गलत छपा हुआ है, तो उसको सही कर लें। जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे 7 है यानी कि ईंट की ऊंचाई 7 है तो वह दीवार की चौड़ाई को 35 कर लें, और जिनके पास दीवार की चौड़ाई 85 है वह ईंट की ऊंचाई को 17 कर लें। ठीक है, फिर आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ये आपके पास न्यू और जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें कईयों में बुक्स में मिसप्रिंट आया हुआ है, तो उस मिसप्रिंट को आप सही कर सकते हैं। कर लेंगे। अब ऐसे ही देखो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 11 होगा, देखो 11 को पढ़ो। ये दीवार वाला ही है क्या? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आप लोगों। अगला क्वेश्चन बोलो भाई। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक कमरा दिया गया है, उस कमरे में बड़ी से बड़ी क्या रखनी है, छड़ रखनी है। अब बड़ी से बड़ी छड़ कैसे रखी जा सकती है कमरे के अंदर? तो अगर हम कमरे के विकर्ण के अनुसार, अगर हम कमरे के विकर्ण के अनुसार किसी छड़ को रख दें, यानी कि आपको क्या करना है, कमरे का विकर्ण क्या होता है, एक जो ऊपर वाला कोना होता है कमरे का, उससे लेके फर्श का नीचे वाला कोना ले लो, ये क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। ठीक है। तो अगर हम किसी कमरे में बड़ी से बड़ी वस्तु रखना चाहते हैं तो उसको किसके अनुसार रखना पड़ेगा, विकर्ण के अनुसार रखना पड़ेगा, विकर्ण की जगह रखना होगा। समझ में आ गया? तो आपको उस छड़ी की लंबाई निकालनी है जो बड़ी से बड़ी कमरे में रखी जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमरे के विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। कमरे की विकर्ण की लंबाई जो प्राप्त होगी वही क्या होगी, कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ी, जो बड़ी से बड़ी छड़ी होगी उसकी लंबाई होगी बेटा। तो आपको कमरे की लंबाई कितनी दी है, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है बेटा, 8 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी है, 6 मीटर। अब आप क्या निकाल लेंगे, कमरे के विकर्ण की लंबाई, कमरे के विकर्ण की लंबाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, l² + b² + h²। अब आप
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब इन सब का स्क्वायर करके और आप इसका क्या निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लेना। आप खुद कर लोगे बेटा, इनका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने पे जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेना। वो क्या देगी, कमरे के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। और कमरे के विकर्ण की लंबाई को हम क्या कहेंगे, कमरे की विकर्ण की लंबाई को हम क्या कह देंगे, कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो है, एक मिनट में लिख लेते हैं। एक घन का आयतन कितना है बेटा, 512 घन मीटर, यानी कि मीटर की। हाँ, आपको पूछा क्या बेटा, अब इस घन की क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन को क्वेश्चन में दिया गया है कि घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा क्या होगी, तो आपको ज्ञात करना है घन की भुजा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब घन की भुजा का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, दिया है कि अंदर घन के आयतन की जगह सूत्र लगा देंगे। तो अपन हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं घन का आयतन हमें दिया है 512। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 512। अब इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, घनमूल याद कर लेंगे, घनमूल लेने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगी, आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो 512 का घनमूल कितना आता है, बता सकते हो हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे 500 बार आता है, 8। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले अपन को जो गिवन है वो लिखते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो घनाभ है उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है ना बेटा। तो बेटा अपन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है ना। चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, बताओ कितना है। देखो घनाभ की जो लंबाई है उसका अनुपात कितना है, 5:3:2, यानी कि आपको प्रश्न के अंदर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब हमें उनका अनुपात दिया हुआ, उनका वास्तविक मान पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो जब भी कोई अनुपात दिया जाता है तो उस अनुपात से उसके वास्तविक मान को ज्ञात करने के लिए हम उनके वास्तविक मान को कुछ मान लेते हैं। हमें अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात से हमें उस कोई भी जिसका भी अनुपात दिया हुआ है, ध्यान रखना क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपको क्या दिया हो, अनुपात दिया हो और जिस चीज़ का अनुपात दिया गया है, अगर तुम उसका क्या करना चाहते हो, वास्तविक मान ज्ञात करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, आप उस वस्तु के मान को कुछ मान लोगे अनुपात के अनुसार। देखो कैसे, घनाभ की लंबाई को हमने क्या मान लिया, 5x, इसके साथ एक कर ले लिया 5x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, 3
3x और ऊंचाई कितनी ले ली बेटा 2x। समझ में आ गया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना दिया बेटा 558 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको प्रश्न में पूछा गया है घनाभ की विमाएं ज्ञात करो, मतलब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात करना है बेटा। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल सेमी में है, तो ये भी सब इसके अंदर होगी, सेमी के अंदर होगी। अब सबसे पहले आप क्या करो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो बेटा आपको, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 558। अब बेटा मान लो तो लंबाई का मान 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 3x गुणा 2x। नहीं देखो 5x गुणा 3x लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर 558। अब क्या हो जाएगा, 2 गुणा ब्रैकेट, इनको गुणा कर लो, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, बराबर 558। अब बेटा 2 गुणा, इनको जोड़ो, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 x स्क्वायर हो गया बराबर 558। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 558 बटे 2 गुणा 31। पहले 2 से काट लो बेटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18। तो क्या बचा, x स्क्वायर बराबर 279/31। अब 31 से इसको डिवाइड कर देना बेटा, 9 टाइम हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना आता है बेटा 3 आता है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको इसकी घनाभ की लंबाई निकालनी है, x का मान 3 आ गया तो 5 गुणा 3 हो जाएगा। अब लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, वास्तव में 5 गुणा 3 बराबर 15 सेमी। ऐसे ही चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3 गुणा 3 बराबर 9 सेमी और ऊंचाई क्या हो जाएगी 2 गुणा 3 बराबर 6 सेमी। ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर। समझ में आ गया। ऐसा आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, तो ये सब आप लोग करेंगे और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो एक बार आप निकाल के देखें, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है भैया। अब आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग 16.2 को स्टार्ट करेंगे और उसका बेसिक समझेंगे। ठीक है।